नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक लंबे अंतराल के बाद दोस्तों हम फिर मिल रहे हैं एक यूनिक टॉपिक के साथ। इस बार हम जो जीके का पोर्शन पढ़ेंगे वो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री में हम वो चीजें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन चीजों को हम इस बार देखेंगे। हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय सानुस तिवारी पर। देखते हैं, इस बार हमने हिस्ट्री को लिया है। इतिहास को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इतिहास जो है, इतिहास क्या होता है? इतिहास जो जब से सृष्टि हुई, जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, से सृष्टि हुई, तब से जो आज तक जो मानव सभ्यता का जो विवरण है वो उसको क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। इतिहास के जो पिता हैं, जनक जिनको बोला जाता है, इतिहास के पिता। तो इतिहास का जो जनक बोला जाता है वो हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। उसके बाद इतिहास को हमारे जो विद्वानों ने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर लिया है। पहला 3 भागों में जो विभाजित किया उसमें पहला ये है कि प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक। दूसरा आपका आ जाता है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक, दूसरा हो गया आदि ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा हो गया ऐतिहासिक हिस्टोरिक। अब प्रागैतिहासिक काल जो आपका प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक में ऐसा क्या है जो इसको प्री हिस्टोरिक बोला गया? तो प्री हिस्टोरिक में आपको कोई लिखित विवरण नहीं मिलेगा, कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा, कोई लिखित स्रोत नहीं मिलेगा। केवल आपको जो अवशेष है, पुरातात्विक जो अवशेष है, उन्हीं के माध्यम से हम इस काल के बारे में, इस हिस्ट्री का जो ये पोर्शन है उसके बारे में हम जान पाएंगे। अगर हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की, प्रोटो हिस्टोरिक की, तो प्रोटो हिस्टोरिक में आपको लिखित साक्ष्य मिल जाएगा। इसमें क्या है? इसमें लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। लिखित साक्ष्य इसमें नहीं मिलेगा। किसमें आपको नहीं मिलेगा? ये आपको नहीं मिलेगा प्री हिस्टोरिक मतलब प्रागैतिहासिक काल में। लेकिन जब हम आदि ऐतिहासिक की बात करेंगे, आदि ऐतिहासिक काल, तो यहां आपको लिखित साक्ष्य मिल जाएगा। लिखित साक्ष्य आपको मिलेगा, यहां पर लिखित साक्ष्य आपको मिल जाएगा। किंतु जो प्रोटो हिस्टोरिक है उसका जो लिखित साक्ष्य है वो आज तक पढ़ा नहीं गया। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी। अगर हम 2 चीजों की बात करें, इसमें आपको मिल जाएगा और हड़प्पा और जो वैदिक सभ्यता है, हड़प्पा और वैदिक काल की सभ्यता है, ये दोनों चीजें किसमें आ जाएंगी? आदि ऐतिहासिक में आ जाएंगी, प्रोटो हिस्टोरिक में आ जाएंगी। क्योंकि इन दोनों में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं कि उनको आज तक पढ़ा नहीं गया। तीसरा जो हमारा पोर्शन पार्ट है इसमें ये ऐतिहासिक हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में क्या है? हिस्टोरिक में लिखित साक्ष्य भी मिला है हमें। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी मौजूद और इसको पढ़ा भी गया है। इसको पढ़ा भी गया है। तो इसमें आपको 3 चीजें मिली इतिहास में। पहला तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है आपका? हेरोडोटस। पहला क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो कौन है? हेरोडोटस है। उसके बाद अगर देखें तो इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से हमारे विद्वानों ने क्या भागों में बांटा? 3 भागों में। एक प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक, दूसरा आपका ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक। इनमें क्या अंतर है? जो प्रागैतिहासिक काल जो प्री हिस्टोरिक है आपका, उसमें लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल पुरातात्विक अवशेषों के द्वारा भी हम इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो हमारा आदि ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक, इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उन साक्ष्यों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब जो हमारा थर्ड पोर्शन था वो हमारा ऐतिहासिक था, हिस्टोरिक पीरियड में क्या है? लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उनको पढ़ा भी गया है। तो इसमें क्या आप भारत के बारे में जानेंगे। अब भारत के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले भारत, इसका नाम कैसे पड़ा? पहली बात, भारत जब नाम इसका पड़ा ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में एक राजा भरत थे। भरत, ऋग्वैदिक कालीन राजा भरत के नाम से हमारे देश जो भारत है इसका नाम भारत पड़ा। अब अलग अलग लोग आए, अलग अलग तरह के नामों से उन्होंने अपने देश भारत को पुकारा। तो जो भारत नाम है ये किस नाम से है? ये ऋग्वैदिक काल में एक राजा भरत थे, उनके नाम पर ही इसको भारत कहा गया। जैसे कि एक और नाम हमारा है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान,
हिंदुस्तान। भारतवर्ष। तो जो ऋग्वैदिक कालीन राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। जम्बूद्वीप, जो जम्बूद्वीप इसका नाम है, जो बौद्ध लोग थे, बौद्ध विद्वानों ने इसको जम्बूद्वीप बोला। आर्यावर्त पूर्व में आर्यों की भूमि था। पूर्व में आर्यों की भूमि होने के कारण इसका नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान, जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, मुस्लिम इतिहासकार, उन्होंने इसको हिंदुस्तान बोला। हिंदुस्तान का एक और कारण है क्योंकि हमारे देश में एक नदी सिंधु है। कुछ विद्वान ये कहते हैं सिंधु नदी के कारण इसका नाम भारत पड़ा। तो जो भारत के नाम पहला ऋग्वैदिक कालीन एक राजा थे भरत, जिनके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन राजा थे, उनके नाम से भारत पड़ा। और जम्बूद्वीप बौद्धों ने इसको बोला। आर्यावर्त पूर्व में आर्यों की भूमि होने का इसको आर्यावर्त कहा गया। हिंदुस्तान, जो मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार थे, उन्होंने इसको हिंदुस्तान बोला। सिंधु नदी के कारण भी इसको हिंदुस्तान बोला जाता है। अब भारत में जो हमारे महाकाव्य थे, उन्होंने उसमें इसको भारतवर्ष कहा। महाकाव्यों ने इन्हें भारतवर्ष कहा। अब इसके बाद नामकरण के बाद हम आ जाते हैं जो अपने इंडियन हिस्ट्री है, जो भारतीय इतिहास है, इसको भी हमारे विद्वानों ने 3 भागों में डिवाइड किया। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला आपका है प्राचीन भारत। पहला कौन सा है? प्राचीन भारत। दूसरा आपका इसमें है मध्यकालीन भारत। तीसरा इसमें है आधुनिक भारत। अब अगर एक बार हम शुरू से रिपीट करें तो ये देखें, हमने जब इतिहास की बात की थी तो इतिहास का क्या है, जब से मानव की सृष्टि हुई तब से लेकर आज तक का जो भी कार्यक्रम है वो इतिहास के अंतर्गत आता है। और हमारे विद्वानों ने जो इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया था, पहला कौन था? पहला था आपका प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक और तीसरा क्या था? हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक काल, फिर प्रोटो आदि ऐतिहासिक काल, और फिर जो हिस्टोरिक था वो था आपका ऐतिहासिक काल। उसके बाद हमने जब भारत में पढ़ा तो भारत का नामकरण पढ़ा, किसने क्या बोला। उसके बाद जब भारत की हिस्ट्री में हम घुसेंगे तो अध्ययन करेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो हमको 3 चीजें यहाँ मिलेगी। हमने भारत की जो हिस्ट्री थी उसको भी 3 भागों में डिवाइड कर दी। पहला प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, आपको एंशिएंट इंडिया के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा मिड्यूअल के बारे में पढ़ेंगे, और तीसरा हो जाएगा मॉडर्न। अब हमने जान लिया कि जो भारत का इतिहास है वो 3 भागों में पढ़ना है। कौन सा? प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब प्राचीन भारत भाई पढ़ना तो है, लेकिन इसके स्रोत क्या होंगे, कहां से हम जानेंगे, कहां से पढ़ेंगे प्राचीन भारत के बारे में, कहां से हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में, और कहां से हम जानेंगे आधुनिक के बारे में। तो इनके भी अपने अपने स्रोत हैं। जैसे कि जो प्राचीन भारत है इसके आपको 3 स्रोत मिल जाएंगे। पहला पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य आपको मिलेगा, उससे आप इसको पढ़ेंगे। साक्ष्य स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत। इसमें जो दूसरा मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ या ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा जो आपको मिलेगा, इसमें तीसरा मिल जाएगा विदेशी यात्रियों की विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण। तो जो एंशिएंट इंडिया है, जो प्राचीन भारत है, उसकी जानकारी हमको 3 जगहों से मिलेगी। कौन कौन सी? पहला तो आपको मिल जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य स्रोत, दूसरा आपका धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा आपका विदेशी यात्रियों की विवरण। इन 3 चीजों के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट इंडिया को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, अब जो प्राचीन भारत था उसके अंतर्गत हमने 3 जगह से हमें उसकी जानकारी मिल रही है। जो आपका धर्म ग्रंथ में ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों की विवरण। अब हम इसको लेते हैं धर्म ग्रंथ
या ऐतिहासिक ग्रंथ। जो फर्स्ट पोर्शन हमारा इसमें है एंसेंट इंडिया को जानने के लिए, प्राचीन भारत को जानने के लिए, वो है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब इसमें दो तरह के ग्रंथ मिलेंगे आपको। पहला मिल जाएगा ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा इसमें आपको मिलेगा ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। अब ब्राह्मणेतर साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है भाई। अब हमने जो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ है उनको दो जगह से हमको जानकारी मिलेगी। पहला कौन था, ब्राह्मण ग्रंथ, और तीसरा कौन था, ब्राह्मणेतर। ब्राह्मण में आपका आ जाएगा वेद आ जाएंगे, वेदांग आ जाएगा, उपनिषद आ जाएगा, और स्मृति ग्रंथ आ जाएंगे, स्मृति ग्रंथ आपके आ जाएंगे, महाभारत आ जाएगा, और आरण्यक। जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हमको वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेदांग पढ़ने पड़ेंगे, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, स्मृति ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, महाभारत पढ़नी पड़ेगी और आरण्यक पढ़नी पड़ेगी। तो फिर हम उसमें एक जो प्राचीन भारत के बारे में जान पाएंगे। अगर ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करेंगे तो ब्राह्मणेतर साहित्य के अंतर्गत आपको सिर्फ दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़ना है बौद्ध साहित्य, और दूसरा आपको पढ़ना है जैन साहित्य। ब्राह्मणेतर का मतलब है ब्राह्मणों के बाद कौन आया। तो ब्राह्मणों के बाद कौन आया, बौद्ध धर्म आया और जैन धर्म आया। तो पहली तो जानकारी है ब्राह्मण साहित्य से मिल जाएगी। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आपको वेदों से मिलेगी, वेदांग से मिल जाएगी, उपनिषद से मिल जाएगी, स्मृति ग्रंथ से मिल जाएगी, महाभारत से मिल जाएगा और आरण्यक से मिल जाएगा। अगर हम ब्राह्मणेतर साहित्य की बात करें तो ब्राह्मणेतर साहित्य में आपको बौद्ध साहित्य पढ़ना पड़ेगा और जैन साहित्य पढ़ना पड़ेगा। अब वेद की बात कर लेते हैं। पहला वेद है, तो वेद हमारे होते हैं चार। क्या होते हैं? चार। पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा हमारा होता है यजुर्वेद, तीसरा हमारा होता है सामवेद, और चौथा हमारा होता है अथर्ववेद। वेद देखेंगे तो वेद हमारे चार होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना जो है इसमें वो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगर सबसे बाद की बात करें तो सबसे नया, सबसे बाद का वो कौन सा है, बाद या नया, वो कौन सा है आपका? वो है आपका अथर्ववेद। तो वेद चार प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? तो पुराना हमारा है ऋग्वेद, और सबसे जो नया वेद है वो नया कौन सा है हमारा? अथर्ववेद। तो इन अब वेद तो वही, तो वेदों को तो हमने पढ़ लिया। वेदों में क्या है? चार वेद हो गए आपके। अब वेदों के अंतर्गत क्या आता है, क्या मिलेगा? अगर आप वेद पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा? तो वेदों में आपको जो मिल जाएगा वो मिलेगा वेदों के। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि वेद को किसने लिखा, संकलन करता है। तो महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास थे, वो इसके संकलन करता थे, संकलन करता। तो वेदों के संकलन करता कौन थे? महर्षि वेदव्यास जी थे, जिन्होंने इसका संकलन किया। और इसके अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत आप क्या पढ़ेंगे? आपको सूक्त पढ़ने पड़ेंगे, सूक्त के अलावा स्तुतियां, प्रार्थना और तंत्र मंत्र। वेद के अंतर्गत आपको चार चीजें मिलेंगी, सूक्त मिलेंगे, स्तुतियां मिलेंगी, प्रार्थना मिलेंगे, तंत्र मंत्र मिलेंगे। इन सभी के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। इन सभी का संग्रह क्या होता है? वेद कहलाता। अब वेद जो है, वेद शब्द है, वेद शब्द कहां से लिया गया? वेद जो है, वेद ये संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है, संस्कृत भाषा का एक शब्द होता है विद, उससे ये लिया गया है। इसका विद का मतलब होता है पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान। तो
वेदों में क्या हो गया, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद हो गया, सबसे बाद का आपका यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और वेदों का संकलन किया महर्षि वेदव्यास ने, संकलनकर्ता थे, लेखक थे इसके। वेदों के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, सूक्त, स्तुतियां, प्रार्थना और तंत्र मंत्र आपको वेद के अंदर मिलेंगे। उसके अलावा वेद जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का एक शब्द है विद, उससे आया हुआ है। विद का जो अर्थ होता है, मतलब होता है वह पवित्र या आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमने वेदों के बारे में जानकारी कर ली। अब जो वेद के पार्ट्स हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।